अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। इस उम्मीद और यकीन के साथ कि सुबह तमाम इंसानों के लिए सलामती का पैगाम लेकर आई है। आज के प्रोग्राम में बहुत सी खबरें शामिल करेंगे, उन पर बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अमेरिका में जारी मिड टर्म इंतखाबात में डेमोक्रेट्स को इस वक्त बरतरी हासिल हो गई है और अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं पॉलिसी मेकिंग में, इसके साथ साथ गवर्नेंस में, हुकूमती मामलात में, क्योंकि डेमोक्रेट्स जो हैं अगर उनकी अक्सरियत हो जाती है तो ज़ाहिर है अब ये चपकलिश ज़्यादा बढ़ेगी, बजाय इसके कि जो डोनाल्ड ट्रंप अपनी जमात की मेजॉरिटी के साथ जो पॉलिसी मेकिंग में आसानी के साथ काम कर सकते थे। आज के प्रोग्राम में बहुत सी खबरें शामिल करेंगे। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अली अरशद, कराची से वकील उर रहमान, फैसलाबाद से बिलाल सिकंदर, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में इकराम होती साहब और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ही सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट 92 न्यूज़ सोहेल इकबाल भट्टी साहब भी मौजूद हैं। सब नुमाइंदगान से हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अली अरशद साहब, आपकी खबर है कि पंजाब की सरकारी जामियात में मुस्तकिल वाइस चांसलर की तकर्रुरी के लिए तरीक़ाकार में तब्दीली की गई है। अब पहले क्या तरीक़ाकार था, अब क्या तब्दीली की गई है, और जो अब का तरीक़ाकार है क्या ये किसी और सूबे में भी राइज है? जी बहुत शुक्रिया जी। पंजाब की इस वक्त 10 के करीब सरकारी जामियात हैं जहां पर मुस्तकिल वाइस चांसलर की तकर्री की जाएगी। मौजूदा पंजाब हुकूमत की जानिब से महकमा हायर एजुकेशन के ज़राए ने हमें बताया कि जो नया तरीक़ाकार फ़ाइनल किया जा रहा है, जिसकी सिफारिशात तैयार करके पंजाब काबीना में मंजूरी के लिए पेश की जाएंगी, उसमें पुराने तरीक़ाकार को थोड़ा सा तब्दील किया गया। पुराने तरीक़ाकार में 65 नंबर जो थे वो तदरीसी, रिसर्च और दीगर इंतज़ामी अमूर के तजर्बे के लिए जाते थे, जबकि 35 नंबर जो हैं वो इंटरव्यू रिसर्च कमेटी के इख्तियारात में होते थे। ये टोटल मिला के 100 नंबर एक कैंडिडेट को आते थे, जिसमें से उस कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता था उम्मीदवार को मुस्तकिल वाइस चांसलर के तौर पर। अब जो सिफारिशात तैयार की जा रही हैं मौजूदा पंजाब हुकूमत की तरफ से, उसमें प्री क्वालिफ़िकेशन मार्क्स जो हैं, जो नंबर जो जिसकी बुनियाद पर एक उम्मीदवार जो है वो इंटरव्यू के लिए फ़ाइनल होगा, उसको 100 नंबरों तक कर दिया गया है। वो 65 से 100 कर दिए गए हैं, जिसमें 30 नंबर जो हैं वो उनके मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव, इंतज़ामी अमूर के हैं, जबकि 35 नंबर जो हैं वो रिसर्च पब्लिकेशंस के रखे गए हैं, जबकि 35 नंबर ही उनके एकेडमिक्स यानी तालीमी काबिलियत के उनके लिए रखे गए हैं। इसी तरह जो एक उम्मीदवार इन 100 नंबरों को क्वालिफ़ाई कर लेगा, हासिल करेगा, तो इसके बाद वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफ़ाई कर जाएगा। उसके बाद सर्च कमेटी जो है उस उम्मीदवार का इंटरव्यू करेगी, जो कि सर्च कमेटी के भी 100 नंबर अलहदा से हैं, जो कि सर्च कमेटी के इख्तियारात में। उन 100 नंबरों की बुनियाद को देखते हुए उम्मीदवार को आगे फिर तो उसका फ़ाइनल करके 3 नामों की समरी वज़ीर आला पंजाब को भिजवाई जाएगी। मौजूदा तरीक़ाकार जो सिफारिशात मुरतब की जा रही हैं, इसकी वजूहात हमने जब जानी अपने ज़राए से, तो उन्होंने बताया कि ये तरीक़ाकार इसलिए भी कुछ इख्तियार किया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में यही तरीक़ाकार पहले इस्तेमाल किया जा रहा है पिछले 5 साल से, तो लिहाजा उसी को ही यहाँ पर रेप्लिकेट करके सिफारिशात मुरतब की जा रही हैं। जी अच्छा अली साहब, तो ये बताइएगा कि जब साबिक़ वज़ीर पंजाब शहबाज शरीफ साहब ने इसी टाइप की जब कमेटीज़ कायम की थी तो एक बड़ा तनाज़ा पैदा हुआ था, चूँकि उसके अंदर ये क्राइटेरिया नहीं था और पीएचडी करने वाले अफराद के ऊपर भी ऐसे लोगों को तरजीह दी गई और अपॉइंट भी किया गया था जिनके पास पीएचडी की डिग्री मौजूद नहीं थी। अब जो मौजूदा तरीक़ेकार है उसके अंदर जो मार्किंग का तरीक़ेकार बनाया गया है, उसके अंदर अब एटलीस्ट जिनके पास पीएचडी की डिग्री नहीं होगी वो पीएचडी के डिग्री रखने वाले अफराद को वो पीछे नहीं छोड़ेंगे। तो एक मेरिट के हवाले से जो एक अच्छी पॉलिसी है, ये प्रोसेस कब तक मुकम्मल कर दिया जाएगा पंजाब की जामियात के वाइस चांसलर्स की तकर्री के हवाले से? जी, जो ज़राए ने हमें बताया है उनका कहना है कि इसकी सिफारिशात हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी हुई हैं, ड्राफ्ट की तैयारी का अमल जारी है और इस माह के आखिर तक या अगले माह के आगाज़ तक जो है इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाएगा और सूबाई काबीना में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। हतमी तमाम तरीक़ाकार मुसवदे की मंजूरी जो है सूबाई काबीना से लेने के बाद इन तमाम वाइस चांसलरों की नशस्तों को अखबारात में और इंटरनेशनल प्रेस में इसको एडवर्टाइज़ किया जाएगा, जिसके थ्रू उम्मीदवारों की दरख्वास्तें और उनके सीवीज़ लिए जाएंगे और उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग और उसके बाद दीगर मराहिल जारी रहेंगे। ये तमाम तरीक़ाकार हमारे ज़राए ने बताया है कि जनवरी और फरवरी के दरमियान तक इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा।
تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو موجودہ پنجاب حکومت گزشتہ حکومت کی طرح نہیں اس مسئلے کو لے گی، بلکہ اس کو جلد از جلد لے گی۔ گزشتہ حکومت نے ابھی تک 2 سال ہو گئے ہیں کہ ان یونیورسٹیز میں مستقل وائس چانسلر نہیں لگ پائے، جو کہ تاحال ایڈ ہاکزم پہ کہیں پہ قائم مقام کی صورتحال پہ ہیں یا وہ کسی اور بنیادوں پر چل رہے ہیں۔ تو اس میں جو اساتذہ کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت ہے فیڈریشن آف آل پاکستان اکیڈمک سٹاف ایسوسی ایشن، اس کے صدر نے بھی ہم سے کل بات کی، تو انہوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ موجودہ گورنمنٹ بھی سابقہ پنجاب حکومت کی طرح اساتذہ کی نمائندہ جماعت جو سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے پاکستان کا، اس کو آن بورڈ نہیں لے رہی۔ اور پچھلے حکومت نے بھی جو طریقہ کار فائنل کیا تھا اس میں بھی اساتذہ کی نمائندہ جماعتوں کو، تنظیموں کو نہیں آن بورڈ لیا گیا، نہ ان سے کوئی مشاورت کی گئی۔ اسی طرح موجودہ پنجاب حکومت بھی کی گئی، جبکہ ان کے صدر جو ہیں ڈاکٹر محبوب حسین، ان کی طرف سے چیئرمین PHEC اور صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن کو اپنے تحفظات سے اور موجودہ کرائیٹیریا طریقہ کار کے حوالے سے آگاہ کیا گیا ہے۔ جی علی ارشد، اس پروفیسر ایسوسیشن کے، اساتذہ کی ایسوسیشن کے موجودہ طریقہ کار کے اوپر جسے اب پہلی مرتبہ پنجاب میں ڈیولپ کیا گیا ہے، ان کے تحفظات کیا ہیں اس سارے معاملے پر؟ جی، انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ حکومت ہمیں اس طریقہ کار کے دوران آن بورڈ لے، ہمیں ساتھ بٹھائے، ہماری سفارشات بھی سنی جائیں، جس میں ہم بھی اساتذہ کو جو اس کمیٹی کو، جو 8 رکنی کمیٹی ہے جو اس طریقہ کار پر کام کر رہی ہے، اس کو ہم آگاہ کر سکیں کہ اس میں کیا نقائص ہیں یا کیا اس میں مزید چیزیں شامل کی جا سکتی ہیں۔ ابھی تک جو انہوں نے بات کیا، انہوں نے اس چیز کو تو انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے کہ جو اس میں سے بین الاقوامی تجربہ، پروفیشنل ایکسپیرینس کے 10 نمبر تھے وہ نکالے گئے تھے، اور ایک پیٹنٹ کے نمبر ہوتے ہیں 4 نمبر، وہ بھی نکالے گئے ہیں۔ اس چیز کو جو تنظیمیں ہیں، اساتذہ تنظیمیں، ان کی طرف سے قابل ستائش قرار دیا گیا ہے اور کہا گیا کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اساتذہ جو سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے ان کو آن بورڈ لینا چاہیے، چاہے وہ طریقہ کار میں ترمیم کریں یا نہ کریں، لیکن ہماری بھی کچھ سفارشات سنی جائیں۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ علی ارشد، آپ لاہور سے ہمارے ساتھ موجود بتا رہے تھے کہ پنجاب کی سرکاری جامعات میں مستقل وائس چانسلرز کی تعیناتی کے لیے اب طریقہ کار بدل دیا گیا ہے۔ ایک اور انتہائی اہم معاملہ 1 نومبر کو ہم نے سٹوری کی تھی، جو FIA کی سائبر کرائم کی رپورٹ سامنے آئی تھی، اس میں یہ تھا کہ بڑی تعداد میں پاکستانی بینکس کا ڈیٹا ہیک کیا گیا ہے، چوری کیا گیا ہے، اور اس کے بعد اب یہ پاکستان میں اور بالخصوص اقتصادی حلقوں میں یہ سب سے بڑی خبر ہے کہ 20 کے قریب بینک ہیں جن کا ڈیٹا چوری ہوا ہے۔ بٹی صاحب، جو سائبر کرائم کی رپورٹ تھی وہ ہم نے عوام کے ساتھ شیئر کی تھی، سب سے پہلے ہم اس کو سامنے لے کر آئے تھے، لیکن یہ ڈیٹا چوری کیسے کیا گیا، نقص کہاں پہ تھا، غفلت کہاں پہ ہوئی؟ فیصل، 1 نومبر کو بڑی تفصیل کے ساتھ سائبر رپورٹ کی، جو سائبر ونگ کی جو انٹیلیجنس رپورٹ تھی، اس کے مطابق جو اس کے سارے حقائق سے اور کس طریقے کے ساتھ کافی عرصے سے پاکستانی بینکنگ صارفین کا ڈیٹا چوری کیا گیا اور اس کو پھر جو ان کی ہیکرز کی مارکیٹ ہے وہاں پر اس کو فروخت کیا گیا تھا، جس کے بعد پھر ایک بینک اسلامی کے اوپر سائبرز نے اٹیک کیا تھا، لیکن اس کے ساتھ باقی بینکس کا ڈیٹا بھی چوری کیا گیا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ اب ہم نے جو مزید اس معاملے کے اوپر تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ کس طریقے کے ساتھ جو پاکستانی بینکنگ کا نظام ہے، جس کے اوپر دوبارہ سے اس بات کے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اس پر سائبر اٹیک ہو سکتا ہے، اور جو پہلے سائبر اٹیکس ہوئے ہیں کتنی بڑی تعداد کے اوپر جو مختلف اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں ان کا ڈیٹا چوری کیا گیا، اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ ہم نے جاننے کی کوشش کی، اور اس حوالے سے کچھ FIA کے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ پرائیویٹ شعبے سے وابستہ IT ایکسپرٹ نے جنہوں نے سارے معاملے کے اوپر کام کیا، جو سائبر کرائم کے حوالے سے ایکسپرٹ کنسیڈر کیے جاتے ہیں، ان سے ہم نے کچھ ڈائیگرام بھی تیار کیے تاکہ ہم اپنے ناظرین کو اس معاملے کو سمجھا سکیں۔ یہ سارا طریقہ کار اس وقت ہماری سکرین پر بھی چل رہا ہے اور کچھ مزید حقائق ہم اپنے آج ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہم نے پتہ چلایا کہ کس طریقے کے ساتھ ہمارے مختلف بینکنگ سیکٹرز کے حوالے سے بینکنگ کے جو سیکٹر میں جو ڈیٹا چوری ہے،
कैसे वहाँ पर हैकर्स को रास्ता मिलता है, उनकी राह हमार होती है कि वहाँ से वो डाटा चुरा कर फिर मुख्तलिफ सार्फिन के अकाउंट से रकम को कहीं और मुंतकिल कर सके। मामला ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी बैंकिंग इंडस्ट्री है ये दो किस्म की सेटेलाइट इंटरनेट सर्विस इस्तेमाल कर रही है। एक तरीक़ेकार वो ये है कि पाकिस्तानी कंपनी पाकसेट मुख्तलिफ बैंक्स को ये डाटा सर्विस और सेटेलाइट इंटरनेट की सर्विस फराहम करती है। ये सर्विस इंतहाई महफूज है और इसकी वजह यह है कि जब पाकसेट के सिस्टम के ज़रिए पाकिस्तानी बैंक्स ये सारा निज़ाम जब तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर बड़ा वाज़ेह तरीक़ेकार मौजूद है कि इसके तहत जो किसी भी बैंक की ब्रांच का जो डाटा होता है कस्टमर्स का, वो जब उस बैंक के हेडक्वार्टर तक मुंतकिल होता है तो इस सारे प्रोसेस के दौरान इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जबकि दूसरी जानिब एक ऐसी गैर मुल्की कंपनी जिसका पाकिस्तान के अंदर जो सेटेलाइट इंटरनेट सर्विस उसने प्रोवाइड करने की कोशिश की, लेकिन पीटीए से उसने लाइसेंस हासिल नहीं किया था, खिलाफ कानून काम उसका था, लेकिन उसके बावजूद मुख्तलिफ सर्विस प्रोवाइडर्स ने उस कंपनी के साथ एग्रीमेंट करके वही इंटरनेट की सर्विस जो कि पीटीए की जानिब से लीगल डिक्लेयर की जा चुकी है, वो डिफरेंट पाकिस्तानी लोकल कंपनियां उस एक गैर मुल्की कंपनी से सेटेलाइट इंटरनेट की सर्विस हासिल करके मुख्तलिफ बैंकों को सर्विसेज फराहम कर रही हैं। जब मुख्तलिफ बैंक्स वो सर्विस को इस्तेमाल करते हैं तो उसके नतीजे में प्रैक्टिकली क्या होता है, किसी भी एक बैंक की ब्रांच का जो डाटा है उस सिस्टम सेटेलाइट इंटरनेट के जरिए वो पहले ट्रांसफ़र होता है स्पेन और दुबई, और वहाँ पे सेटेलाइट हब से वहाँ से दोबारा मुंतकिल होता है इंटरनेट के जरिए मुतलका बैंक की ब्रांच के हेडक्वार्टर में। तो इस प्रोसेस में इंटरनेट का इस्तेमाल आता है जो कि इंतहाई खतरनाक तस्वुर किया जाता है दुनिया भर के अंदर बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर। FIA को इस बात का इल्म है और मैं हैरान हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस हकीकत से लाइल्म क्यों था कि पाकिस्तानी बैंकों का डाटा जो उनकी मुख्तलिफ ब्रांच है उस बैंक के हेडक्वार्टर तक मुंतकिल होता है, उसमें इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, इस गैर मुल्की कंपनी को जो सर्विसेज हैं हमारे दो पड़ोसी मुल्कों ने इस्तेमाल करने से इनकार किया, लेकिन यहाँ पर पीटीए को जब ये पीटीए के नॉलेज में गुज़श्ता एक साल कब जब ये पीटीए के नॉलेज में ये मामला आया तो पीटीए ने एक नोटिस जारी किया, मीडिया अखबारात के अंदर ये नोटिस पब्लिश हुआ और तमाम सर्विस प्रोवाइडर को ये हिदायत जारी की गई कि जो खिलाफ कानून पीटीए से मंजूरी हासिल किए बगैर ऐसी कंपनीज के सेटेलाइट इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि पीटीए से जिन्होंने एनओसी हासिल नहीं किया, जो कि पीटीए के पास रजिस्टर्ड नहीं है, ये एकदम गैर कानूनी है, इस प्रैक्टिस को रोक दिया जाए। पीटीए ने इश्तिहार जरूर जारी किया लेकिन उसके बाद पीटीए खामोश होकर बैठ गई। उसके बाद न स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस जानिब तवज्जो अपनी मबजूल की, ना ही FIA ने इस सिलसिले में कोई कार्रवाई की। अल्टीमेटली साइबर अटैक हुआ और पाकिस्तानी बैंकों का डाटा चोरी हो गया और अब FIA कह रही है कि तमाम बैंकों का डाटा हुआ है। इस हवाले से अब ये सिचुएशन बहुत गंभीर है कि जब पीटीए से एक कंपनी को उसका अपना इंटरनेट पाकिस्तान में इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है तो किस तरीके के साथ मुख्तलिफ बैंक उस कंपनी का इंटरनेट सेटेलाइट इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक इस्लामी के अंदर भी जहां पर जो अटैक हुआ पाकिस्तानी सार्फिन के रकूम की मुंतकिली हुई, वहां पर भी उसी गैर मुल्की कंपनी की इंटरनेट सर्विस का सेटेलाइट इंटरनेट सर्विस का इस्तेमाल किया गया। और अब रिसेंटली पाकिस्तान के एक सरकारी बैंक ने एडवर्टीजमेंट की है, उस एडवर्टीजमेंट के जो TORs ड्राफ्ट किए गए हैं वो उसी कंपनी से पाकिस्तान के लोकल सर्विस प्रोवाइडर के जरिए उसी कंपनी का सेटेलाइट इंटरनेट सर्विस और उसकी डाटा की सर्विस हासिल करने। वकील रहमान साहब कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले हम यही जो मामला है इसको लेके बैंकों का डाटा चोरी होने को लेके स्टेट बैंक में भी खासे लोगों ने सर जोड़ लिए हैं। वकील साहब ये बताइएगा, आप सर तो जोड़ लिए हैं, अवाम में भी एक तशवीश है, लेकिन इसके साथ साथ FIA की जो रिपोर्ट है उसको बैंकिंग या प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ गर्दान रहे हैं स्टेट बैंक वाले। पहले से प्रिकॉशनरी मेजर्स क्यों ना किए गए? देखिए, स्टेट बैंक की हम पहले इस पर बात कर चुके हैं कि स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंक जो है इन्होंने हमेशा क्वालिटी पर और अपने IT सिक्योरिटी पर हमेशा कंप्रोमाइज़ किया है और इन्होंने तरजीह दी है कि किस तरीके से अपने अखराजात को कम किए जाएँ। इन्होंने एक्सपर्ट को जो नहीं रखा और इस शोबे को अपने जो डाटा है इसको महफूज रखने में इन्होंने गफलत का मुजाहरा करते रहे, जिसकी आज उन्हें कीमत चुकानी पड़ रही है और पूरी इंडस्ट्री जो है इस वक्त एक बेयकीनी की कैफियत में आ गई है। अब वो इनका ये कहना है कि FIA को बजाय इसके कल इनका जो स्टेटमेंट आया
बैंकिंग इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों का कहना है कि इनको FIA को ये बात ओपनली करने के बजाय उनको आगाह करने चाहिए था। स्टेट बैंक के ज़रिए से कोई ऐसी बात करनी चाहिए थी, इस पर कोई मीटिंग बुलानी चाहिए थी कि इन हाउस किसी मीटिंग में जो है हम इस मसले को डिस्कस करते हैं और इसके जो असरात हैं, इसके नुकसानात हैं और इसके रोकथाम के लिए हम गौर करते हैं। लेकिन कल जिस तरीके से मीडिया पर ये उनकी एक स्टेटमेंट आई FIA की कि तमाम बैंक, यानी कोई भी बैंक इसमें नहीं बचा, तमाम बैंक उनका डेटा चोरी कर लिया गया है, ये इंतहाई इस लिहाज से वो इसको एक गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट करार दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि इसकी वजह से इनके जितने वो आपके डिपॉजिटर्स हैं, इसके शेयर होल्डर हैं, उनमें एक बेयकीनी की कैफियत फैल गई है। फिर इसी तरह स्टेट बैंक का अपना एक डिपार्टमेंट है FMU, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है, जो 2007 में बनाया गया था। इस यूनिट का काम भी यही है कि ये जितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जो अकाउंट्स हैं, जो सस्पिशियस मामलात हैं, हैकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, इन चीज़ों को इस पर नज़र रखना। अब वो FIA की रिपोर्ट से स्टेट बैंक के इस यूनिट की कारकर्दगी और उस पर भी सवालिया निशान खड़ा हो गया है कि आखिर ये स्टेट बैंक और ये इनके इल्म में ये मामलात नहीं आए और FIA अब उनको बता रहे हैं कि आपकी सारी डेटा चोरी हो चुका है। तो इसलिए स्टेट बैंक की तरफ से भी कल जो प्रेस रिलीज जारी किया गया है उसमें भी कहा गया है कि हमारी मालूमात के मुताबिक सिर्फ एक बैंक का डेटा चोरी किया गया है, बाकी जो है कोई इत्तला हमारे पास नहीं है। और अगर FIA के पास कोई ऐसी मालूमात हैं तो वो शेयर करें, बजाय इसके कि सिर्फ स्टेटमेंट दें, वो शवाहिद पेश करें। अच्छा, बैंकिंग इंडस्ट्री ये बताइएगा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान FIA के बाद और इसके साथ मीडिया में जब ये मामला आया तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इजलास बुलाना शुरू किए और इस हवाले से एक दो इलामी जारी हुए। क्या आप बताएंगे कि जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर साइबर सिक्योरिटी की प्रोटेक्शन है, साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, क्या वो एक बैंक की जिम्मेदारी है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी इसको मॉनिटरिंग करता है? ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी कोई इस हवाले से स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं? तरीकेकार है क्या इस सारे मामले में? एक बैंक का क्या किरदार है और उसके साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का क्या रोल है इस मामले पर? जी बिल्कुल, बैंकों की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने तमाम अकाउंट्स, अपने अकाउंट होल्डर के डेटा को सिक्योर करें और उसको साथ साथ अपडेट करते रहें। जितने भी दुनिया भर में साइबर अटैक के जितने खतरात हो सकते हैं उससे बचाते हुए अपने डेटा को बचाना है। लेकिन हमारे यहाँ ये हो रहा है कि बैंक वाले वो अपने कम तालीम याफ्ता और कम नातजुर्बाकार इस किस्म के लोगों से काम चला रहे हैं अपने खर्चा बचाने के लिए, क्योंकि एक्सपर्ट्स की जो है उनकी कॉस्ट ज़्यादा है। फिर अगर वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं उनको वक्फे से गाए बगाए उनको मुल्क से बाहर ट्रेनिंग के लिए भिजवाना चाहिए, लेकिन बैंक इन अखराजात को उठाने के लिए तैयार नहीं है। वो कम से कम खर्चे में इंटर में और ग्रेजुएशन इस किस्म के मुलाजमीन से काम चला रहे हैं। तो ये इस बैंक अपनी ये जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। स्टेट बैंक को चाहिए कि वो इनके जो स्टैंडर्ड उन्होंने सेट किए हुए और उनके बाकायदा रेगुलेशन है इस हवाले से कि इसको वक्त के साथ अपडेट किया जाए और ये सारी उनकी हिदायत मौजूद है। लेकिन स्टेट बैंक की भी जो है वो उन्होंने बैंक की मॉनिटरिंग उस तरीके से नहीं कर रहा है और बैंक के ये जो मामलात हैं, इसकी ये जो कोताही है, इस बारे में कभी स्टेट बैंक ने कोई नोटिस नहीं लिया। किसी बैंक को कोई आज तक कोई जुर्माना नहीं किया गया। तो इससे बहुत शुक्रिया वकील रहमान कराची से आप हमारे साथ मौजूद। ब्रेक और ब्रेक के बाद दीगर मामलात पे बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इंतहाई अहम मामला है। मुल्क के आम तरीन कौमी इदारा सेहत में खिलाफ कानून तकर्रियाँ और माली बेज़ाब्तियाँ हुई हैं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इरसाल की गई तहरीरी शिकायत पर सेक्रेटरी नेशनल हेल्थ सर्विसेज को तहकीकात का हुक्म भी दे दिया गया है। भट्टी साहब, यहाँ पे क्या कारीगरी इस्तेमाल हुई है और वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म के बाद तहकीकात किस नौयत की हैं? फसल कौमी इदारा सेहत यानी NIH, ये हमारा एक मुल्की शोबे सेहत के अंदर बहुत ही खुसूसी अहमियत कामिल ये इदारा है, चूँकि यहाँ पर लेबॉर्ट्री डायग्नोस्टिक
ویکسین کی تیاری، فوڈ اینڈ ڈرگ کوالٹی کنٹرول، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک میں اگر کبھی کہیں بھی کوئی وبائی متعدی امراض پھوٹ پڑیں تو نہ صرف ان کی تشخیص کرنا پھر بلکہ اس کے لیے اس بیماری کے علاج کے لیے میڈیسن تجویز کرنا بھی اور میڈیسن کی تیاری کرنے کے اندر بھی اس ادارے کا بہت کلیدی کردار ہے۔ معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ اس ادارے کے اندر کافی سالوں سے کچھ بے ضابطگیوں کی شکایت تھی، پھر الٹیمیٹلی پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کو شکایت ارسال کی گئی۔ پی ایم پرائم منسٹر شکایت سیل نے اس معاملے کا پھر الٹیمیٹلی نوٹس لیا اور وفاقی سیکرٹری منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروسز اینڈ ریگولیشن کو یہ ہدایت کی گئی کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کر کے رپورٹ پرائم منسٹر آفس کو ارسال کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو شکایت کنند ہے انہیں بھی اس رپورٹ کی جو امپلیمنٹیشن ہوگی اس کے متعلق آگاہ کیا جائے۔ معاملہ یہ تھا جو ساری معاملہ شکایت وہاں تک پہنچائی گئی پرائم منسٹر کے شکایت سیل تک، اس کے اندر بتایا گیا کہ قومی ادارہ صحت میں 148 اسامیاں مشتہر کیے بغیر ان کے اوپر بھرتیاں کر لی گئی۔ معاملہ یہ تھا کہ جب بھی NIH کے اندر کوئی بھرتیاں ہوتی ہیں تو اس کے لیے جو وہاں پر اس کے رولز ہیں اس کے مطابق اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے باضابطہ NOC جاری کیا جاتا ہے، اور NOC کے مطابق 6 ماہ کے اندر آپ نے ایڈورٹیزمنٹ کر کے ریٹن ٹیسٹ، انٹرویو اور پھر آپ نے سلیکشن کو پروسیس کو مکمل کرنا ہوتا ہے۔ 2016 میں یہ NOC جاری ہوا، لیکن مقررہ وقت کے اندر ان جو اسامیوں کا عمل تھا 6 ماہ کے اندر مکمل نہ کیا جا سکا۔ الٹیمیٹلی دسمبر 2016 میں دوبارہ یہ NOC جاری کیا گیا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے، اور اس کے اندر واضح طور پر مینشن کیا گیا جو پہلے NOC جاری کیا گیا تھا جس کا مدت 6 ماہ تھی، اس کے اندر چونکہ پروسیس مکمل نہیں ہوا، لہٰذا اب آپ دوبارہ ایڈورٹیزمنٹ کریں گے، درخواستیں طلب کریں گے، ٹیسٹ ہوں گے، انٹرویو ہوں گے، اور اس کے بعد آپ بھرتیاں کریں گے، اور ان بھرتیوں کے عمل کے دوران جو صوبائی کوٹا ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا لازم تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو معذور افراد کے لیے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے کوٹا مقرر کیا ہوتا ہے اس معاملے کے اندر، اس کو بھی آپ نے آبزرو کرنا ہے۔ لیکن اس معاملے کے اندر جہاں پر NOC جو دوسرا NOC جاری ہوا جو 6 ماہ کا ٹائم تھا، اس NOC کے مطابق ایڈورٹیزمنٹ نہیں کی گئی، نئی درخواستیں طلب نہیں کی گئیں، بلکہ پہلے سے جو موجود لوگوں کی درخواستیں تھیں ان کے اوپر ہی اس پروسیس کو انیشیٹ کیا گیا، جس کے نتیجے کے اندر اس کے اوپر بہت سے سوالات کھڑے ہوئے۔ اس کے ساتھ جو صوبائی کوٹا آبزرو کرنا تھا یہ کوٹا آبزرو نہیں کیا گیا، معذور افراد کا جو کوٹا تھا وہ بھی آبزرو نہیں کیا گیا۔ یہ معاملہ پھر ٹیک اپ کیا گیا پرائم منسٹر شکایت سیل سے، جس کے نتیجے میں وفاقی سیکرٹری منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروسز کو کہا گیا کہ آپ اس معاملے کی انکوائری کریں۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس جو پرائم منسٹر کو شکایت کی گئی اس کے اندر یہ بھی معاملہ ٹیک اپ کیا گیا ہے کہ جو NIH کے سربراہ کا تقرر کیا گیا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ کا مطلب ہے کہ وفاقی کابینہ سے منظوری حاصل کرنا لازم ہے۔ اس شکایت کے اندر یہ واضح کیا گیا ہے کہ جو سربراہ کی تقرر ہے اس کے اندر بھی قواعد و ضوابط کو، قانون کو فالو نہیں کیا گیا، لہٰذا اس معاملے کی بھی انکوائری کی جائے۔ اس کے ساتھ 2 اور معاملوں کے حوالے سے اس کے اندر اس معاملے کو ٹیک اپ کیا گیا ہے کہ کلینیکل فارماکولوجی اور میڈیکل ٹیکنالوجسٹ کے عہدوں پر بھی خلاف قانون تقرریاں کی گئی ہیں۔ جو میڈیکل ٹیکنالوجسٹ کے حوالے سے جو مطلوبہ تجربہ تھا اور جو اس کے ساتھ جو ریلیونٹ ڈگری چاہیے تھی، اور جو اس کے اندر جس امیدوار نے اس پوسٹ کے لیے جو کہ گریڈ 17 کی پوسٹ ہے، جنہوں نے زیادہ نمبر حاصل کیے اور جن کی ریلیونٹ ڈگری تھی، اس کو نظر انداز کر کے ایسے امیدوار کا چناؤ کیا گیا جن کی ڈگری بھی غیر متعلقہ تھی اور ان کے مارکس بھی کم تھے۔ اس معاملے کے حوالے سے بھی شکایت کی گئی۔ اس کے ساتھ دوسرا بڑا معاملہ یہ ٹیک اپ کیا گیا کہ اس قومی ادارے صحت کی سینکڑوں ایکڑ اراضی ہے، اور یہ جہاں پر اس کی اراضی واقع ہے، اس اراضی کے ساتھ ایک موبائل فون کمپنی نے اپنا ہیڈ آفس وہاں پر قائم کیا، اور اس ہیڈ آفس کو قائم کرنے کے بعد وہاں پر ان کے ملازمین کی بڑی تعداد روزانہ وہاں پر اس ہیڈ آفس میں ملازمت کے لیے آتی، لیکن اس کمپنی کے پاس پارکنگ کا کوئی معقول انتظام نہیں تھا، جس کے نتیجے میں اس کمپنی نے NIH کی انتظامیہ سے رابطہ کیا اور انہوں نے اپنی گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے ایک وسیع اراضی خلاف قانون لیز پر حاصل کر لی۔ اس شکایت کے اندر پرائم منسٹر کے آفس شکایت سیل کو بتایا گیا کہ یہ NIH اس بات کا مجاز نہیں ہے کہ ایک نجی کمپنی کو، موبائل فون کمپنی کو پیپر رولز کو فالو کیے بغیر، یہ فیڈرل گورنمنٹ کی پرمیشن کے بغیر وہ سرکاری اراضی لیز پر دے دے۔ اس معاملے کی بھی انکوائری کروانے کی سفارش کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ایک اور بڑا معاملہ ٹیک اپ کیا گیا کہ NIH کو جو مختلف ادویہ ساز کمپنیاں جو ادویات فراہم کرتی ہیں، مختلف سروسز فراہم کرتی ہیں، اور مختلف کانٹریکٹر جو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، ان سے عطیات وصول کیے جاتے ہیں، فنڈز حاصل کیے جاتے ہیں، اور جب یہ ان سے عطیات اور فنڈز حاصل کیے جاتے ہیں تو لیکن پھر ان فنڈز اور عطیات کا جو استعمال ہے
اس کے اندر پیپرا رولز کو فالو نہیں کیا جاتا. یہ تمام تر وہ شکایات تھیں جو کہ پرائم منسٹر کی شکایات سیل کو ارسال کی گئی تھی. اس کے بعد ہم نے رابطہ کیا ترجمان منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروسز سے اور اس کے ساتھ ساتھ ترجمان NIH نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سے. انہوں نے اس بات کی تصدیق ضرور کی کہ یہ معاملہ پرائم منسٹر شکایت سیل کی جانب سے منسٹری کو ریفر ہوا اور اس معاملے کی GS ایڈمن اس معاملے کی انکوائری کر رہے ہیں, لیکن تاحال اس انکوائری کو کنکلوڈ نہیں کیا گیا. اس ادارے سے ملک بھر کے جو عوام ہیں جنہیں مختلف امراض کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جس کے اندر الرجی سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ NIH کے اندر واحد ایک الرجی سینٹر ہے جس کے نتیجے میں نہ صرف 4 صوبوں سے بلکہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سے بھی جن لوگوں کو الرجی کے مرض کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ اس کی علاج معالجے کے لیے, اس کے چیک اپ کے لیے اور پھر ویکسین حاصل کرنے کے لیے NIH کا ہی رخ کرتے ہیں. وہاں پر ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور پھر وہیں سے ان کو ویکسین پرووائڈ کی جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ملک بھر کے اندر ہم جو اینٹی نارکوٹکس فورس کام کرتی ہے, وہ کوئی خطرناک کیمیکل پکڑتے ہیں یا ڈرگز کے حوالے سے کوئی بھی بڑی کارروائی کرتے ہیں, اس حوالے سے جو حتمی رپورٹ حاصل کی جاتی ہے قانونی چارہ جوئی کے لیے, قانونی کارروائی کے لیے, وہ NIH سے ہی حاصل کی جاتی ہے. تو بڑی سینسٹیو قسم کی نیچر کی خدمات فراہم کرتا ہے یہ ادارہ. اور صرف یہی نہیں بلکہ مختلف جو صوبائی سطح کے اوپر مختلف ایسی اتھارٹیز ہیں جو کہ ڈرگ کے شعبے کے اندر کام کرتی ہیں, وہ رپورٹ جاری کرتی ہیں اور ان کی رپورٹ کو چیلنج کرتا ہے. تو پھر الٹیمیٹلی NIH ہی ایک ایسا ادارہ رہ جاتا ہے جس کی پاس ان رپورٹس کو, ان سیمپل کو بھجوایا جاتا ہے اور حتمی رپورٹ NIH ہی جاری کرتا ہے. تو اس کی بڑی اہمیت کا حامل یہ ادارہ ہے. اس کے اندر میرٹ کی پاسداری کرنا لازم ہے, شفاف طریقے سے تقرریوں کا ہونا لازم ہے, اور اسپیشلی جب اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے جو واضح طور کے اوپر NOC جاری کیا تھا جس کے اندر تمام شرائط و ضوابط مینشن تھی کہ کس طریقے کے ساتھ آپ نے 6 ماہ کے اندر اسامیہ مکمل کرنی ہے, تقرریاں مکمل کرنی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ فریش ایڈورٹیزمنٹ, نئی درخواستوں کا حصول, تحریری امتحان, انٹرویو, اور پھر آپ نے کوٹے کو فالو کرتے ہوئے تقرریاں کرنی ہے. اس سارے پروسیس کو فالو نہیں کیا گیا. اب دیکھنا ہوگا کہ منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروسز کتنے عرصے کے اندر اس انکوائری کو مکمل کر کے رپورٹ پرائم منسٹر آفس کو ارسال کرتی ہے. فیصل آباد کا رخ کرتے ہیں. بلال سکندر وہاں پہ ہمارے نمائندے موجود ہیں. بلال, آپ کی خبر ہے ایوب زرعی تحقیقاتی ادارہ, اور بڑی انوکھی قسم کی جال سازی کی گئی ہے. کپاس کی 3 نئی ورائٹیز انہوں نے متعارف کروائیں, لیکن لیبل ان کا تھا اور وہ پروڈکشن اور وہ کریشن کسی اور کی تھی. یہ ماجرا کیا ہے؟ بالکل اسی طرح سے ہی ہے. یہ ایوب ریسرچ ایک زرعی تحقیقاتی ادارہ ہے اور یہاں پر نئے جو بیج ہیں وہ متعارف کروائے جاتے ہیں تاکہ جو کاشتکار ہیں ان کو وہ بیج دیے جا سکیں اور ان کی جو پیداوار ہے وہ بہتر ہو سکے. لیکن یہاں پہ ایوب ریسرچ کا جو عملہ ہے, یہاں پر ان کے جو DG ہیں وہ خود کوئی نئی تحقیق کرنے کی بجائے دوسری جو سیڈز کمپنی ہیں ان کے بیج حاصل کر کے اپنا نام لگا کر پنجاب سیڈ کونسل جو ہے ان سے اپروول لے کر وہ مارکیٹ میں بھیج دیتے ہیں اور اپنا کریڈٹ خود لیتے ہیں کہ وہ یہ خود بیج تیار کر رہے ہیں. اسی طرح ہوا 2013 میں FH 142 142 کے نام سے ایک بیج متعارف کروایا گیا. وہ ملتان کی ایک کمپنی تھی جہاں سے یہ بیج لیا گیا اور اس کے حوالے سے باقاعدہ طور پر ایوب ریسرچ میں ایک ڈاکومنٹیشن تیار کی گئی اور وہ ڈاکومنٹیشن تیار کر کے دوسرا عملہ جو ہے اس کو ساتھ ملا کر پنجاب سیڈ کونسل سے اس کی اپروول لی گئی اور اس کے بعد اس بیج کو جو ہے وہ مارکیٹ میں بیچنے کے لیے پیش کر دیا گیا, جس کے بعد انہوں نے کروڑوں روپے جو ہے وہ اس سے خریدے, کیونکہ جو بیج یہ تیار کرتے ہیں اس کی تحقیقات کے لیے باقاعدہ طور پہ یہ فنڈز لیتے ہیں گورنمنٹ سے کہ یہ اس بیج پر تحقیق کر رہے ہیں, اور اس کے بعد جب وہ بیج مارکیٹ میں پیش کر دیا جاتا ہے تو اس پر 40% رویلٹی جو ہے وہ جو بندہ تحقیق کر رہا ہے یا دیگر جو ٹیم ہے وہ اس کی جو ہے وہ رویلٹی کے نام پر پیسے وصول کرتے ہیں. تو دونوں طرف سے جو پیسے ہیں وہ لوٹے گئے اور پیسے جو ہے اپنے جیبوں میں بھرے گئے. اس کے بعد 2016 میں
लाला जार के नाम से एक बीज मुतारिफ करवाया गया और वो भी एक मुल्तान की एक सीड कंपनी थी जहां से वो बीज लिया गया और उसी तरह से बिल्कुल वही प्रोसीजर फॉलो करते हुए इन्होंने पंजाब सीड काउंसिल से वो बीज अप्रूव करवाया और मार्केट में भेज दिया। यहां पर ये सिलसिला नहीं रुका, 2018 में भी अब भी एक FH 152 के नाम से एक सीड जो है वो मुतारिफ करवाया गया कपास का और वो भी एक प्राइवेट कंपनी से लिया गया। तमाम 3 बीज जो इन्होंने मुतारिफ करवाए, तीनों के तीनों बीज जो थे वो जाली निकले और उन पर ये लेबल अपना लगा के मार्केट में भेज देते थे और गवर्नमेंट से इस मद में करोड़ों रुपए जो थे वो वसूल करते थे कि हमने खुद तहकीक की है और तहकीक करने के बाद इस बीज को जो है ये मार्केट में जो है फरोख्त के लिए पेश कर दिया गया है। 142 FH बीज जो था ये काफी ज्यादा जो है काश्तकारों में मकबूल भी हुआ क्योंकि इसकी जो पैदावार थी वो काफी ज्यादा थी, तो इस हवाले से काश्तकारों ने वो बीज बहुत ज्यादा खरीदा और उसका जो ज्यादा तो एडवांटेज था वो DG जो अयूब रिसर्च है उनको गया और दूसरे जो एहलकार थे उनको गया और उन्होंने इस सिवज में बहुत माल जो है वो बनाया। उसके बाद अब भी यही सिलसिला जारी है, तीनों बीज जो है वो इन लोगों ने मुतारिफ कराया। के काश्तकारों को गुज़श्ता कई सालों से बदतरीन माली मुश्किलात का सामना है क्योंकि उनकी अच्छी कपास की फसल नहीं हो पाती और पसे पर्दा इस किस्म की वजूहात होती हैं जिसकी वजह से किसान अपनी फी एकड़ पैदावार में इजाफा नहीं कर पाते। इस हवाले से जब ये मामला सामने आ चुका है कि किस तरीके के साथ जाली बीजों के धंधे में मुलविस हैं बाज़ कंपनियां, तो किसी इदारे ने इस मामले के ऊपर कोई इंक्वायरी की, कोई एक्शन लिया गया है या हर तरफ खामोशी दिखाई देती है? देखें अभी तक तो इस हवाले से किसी किस्म का कोई एक्शन जो है वो देखने में नहीं आ रहा और उसकी मेन वजह जो है वो मैं आपको बता देता हूं कि जब इन्होंने ये बीज ले लिए थे उसके बाद पंजाब सीड काउंसिल से जब अप्रूवल ली तो बाकायदा तौर पे इनको क्योंकि पहले ही पता था कि हमने पूरी तौर पे एक डॉक्यूमेंटेशन उसके तैयार करनी है ताकि किसी किस्म का शुबा जो है वो इन पर ना आ सके, किसी को पता ना चल सके कि ये बीज जो हमने बाजार में दिए हैं फरोख्त होने के लिए ये दूसरी कंपनी से खरीदे हुए हैं और इनका सिर्फ लेबल जो है वो ऊपर लगा हुआ है। इस हवाले से पूरा ग्रोह है अयूब रिसर्च में जो DG आबिद महमूद के साथ काम कर रहा है और उस ग्रोह ने मुकम्मल तौर पर कब्जा किया अयूब रिसर्च पर और जो भी बीज जो है वो मार्केट में भेजा जाता है इन तमाम की जो है इसके हवाले से रजामंदी होती है, इनका मशवरा होता है इस हवाले से, उसके बाद लिया जाता है। और अयूब रिसर्च में DG जो आबिद महमूद हैं ये 2014 में इन्होंने बाकायदा तौर पे DG का जो है वो कलमदान संभाला था। 2013 में जब पहला बीज 142 FH जो मुतारिफ करवाया गया था उस वक्त आबिद महमूद जो हैं वो कॉटन के डिपार्टमेंट के सरबराह थे, इस हवाले से उन्होंने वो बीज जो है वो मुतारिफ करवाया दूसरी कंपनी से लेके और इसके बाद अब ये सिलसिला इसी तरह से चला हुआ है। काश्तकार जो हैं वो रुल के रह गए हैं क्योंकि अयूब रिसर्च ने नए से नए बीज जो है वो मुतारिफ करवाना होता है ताकि जो काश्तकार हैं उनको किसी किस्म की सहूलत मिल सके। नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया गया है। इस हवाले से अयूब ज़री तहकीकाती इदारे के DG या किसी और अफसर से इस मामले के ऊपर क्या मौक़िफ़ सामने आया कि किन वजूहात की बुनियाद के ऊपर और तमाम क्राइटेरिया को बलायताक रखते हुए उन्होंने ऐसे बीज की हवाले से मंजूरी क्यों दी, अपना नाम इस्तेमाल करने की इजाज़त क्यों दी? क्या मौक़िफ़ है इस इदारे के हुकाम का? देखें जो DG हैं वो तो इस बात को मानने से बिल्कुल इनकार कर रहे हैं और वो यही कह रहे हैं कि इस तरह की कोई बात है ही नहीं। वो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिखाए कि ये डॉक्यूमेंट्स देखें, लेकिन वहां पर जो हमारे ज़राए हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि इन्होंने जो काश्तकार हैं जो किसान हैं पंजाब के उनके साथ खिलवाड़ किया है और बीज के नाम पर जो दूसरी कंपनी की जो बीज हैं वो यहाँ पर फराम किए गए, इनकी अपनी कोई तहकीक नहीं है। इस हवाले से यहाँ पर एक बात मैं आपको बहुत अहम बता देता हूँ कि एक प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया था जिसको आबिद महमूद साहब खुद देख रहे हैं और पंजाब एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर से बाकायदा तौर पर 35 मिलियन जो हैं वो इस हवाले से वसूल भी कर लिए गए हैं और वहां पर भी जो मैनेजर हैं वो खुद DG अयूब रिसर्च हैं। इसके अलावा उनके जो रिटायर्ड साथी थे उनको भी इस प्रोग्राम में जो है वो रख लिया गया और उनको भारी तनख्वाहें जो हैं वो इस हवाले से दी जा रही हैं और अयूब रिसर्च पर इस वक्त एक ग्रोह जो है वो मुकम्मल तौर पर काबिज हो चुका है और दूसरे मुलाजमीन जो है उनको साइड लाइन कर दिया गया है। हमारे ज़राए इस हवाले से कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी एहलकार जो DG के साथ मिले हुए हैं वो किसी किस्म की स्टेटमेंट भी इस हवाले से वो देने से गुरेज हैं और ना ही वो इस हवाले से कोई बात कर रहे हैं और उनका कहना है कि हमने जितने 3 बीज मुतारिफ करवाए हैं वो हमारी अपनी तहकीक है, हमने इस हवाले से तहकीक की है, लेकिन पसे पर्दा जो हकायक हैं वो बिल्कुल इससे मुख्तलिफ हैं। एक बीज को जो है वो मुतारिफ करवाने के लिए उस पर तहकीकात करने के लिए कम अज कम 5 से 10 साल का अरसा जो है वो रिक्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर दूसरी कंपनियों से बीज खरीद कर मार्केट में
मुतारिफ करवा दिए गए, रॉयल्टी के नाम पर जो है वो करोड़ों रुपए लिए गए, तहकीक के नाम पर करोड़ों रुपए गवर्नमेंट से लिए गए, लेकिन इस हवाले से ना तो अभी तक किसी इदारे की जानिब से कोई एक्शन जो है वो देखने में आ रहा है, ना ही अयूब रिसर्च की इंतजामिया इस हवाले से कोई बात करना चाह रही है। और इस तमाम तर मामले में सिर्फ और सिर्फ किसान जो हैं वो पिस कर रह गए। उनका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है कि दूसरी कंपनियों से बीज खरीद कर यहाँ पर दिए जा रहे हैं और मार्केट में फरोख्त किए जा रहे हैं। डीलर्स जो हैं वो इससे बहुत पैसा कमा रहे हैं। रॉयल्टी के मद में अयूब रिसर्च के डीजी और दीगर एहलकार जो हैं वो बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को इस हवाले से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। क्योंकि बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका, आप फैसलाबाद से हमारे मौजूद थे और बता रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पे भी कारीगरी की गई है। इकराम होती साहब, आपकी तरफ आऊंगा। 60 अरब रुपए की टैक्स चोरी का मामला है और बिलखुसूस सिगरेट के शोबे से ये है। ये पहले भी मामला उठता है फिर दब जाता है, लेकिन अब की बार क्या हुआ? एफबीआर ने इसको लेके कोई नया स्लैब मुतारिफ करवाया या फिर कोई तब्दीली लाई गई? एफबीआर ने अब वो इकदाम किया है जो पहले कभी नहीं किया गया। एफबीआर पहला ये एक सेनेट की कमेटी ने ये इकदाम किया है कि एफबीआर को ये कह दिया है कि आप हमें एक लिस्ट फराहम करें कि जो 60 अरब रुपए का खसारा हुआ है टैक्स में, इसके जिम्मेदार अफसरान कौन हैं। इनके जिम्मेदार अफसरान पर वो कहते हैं कि ये इल्जाम है कि इनके करीबी रिश्तेदार, एक बंदे की तो अपनी बेटी, एक कंपनी है जो इंटरनेशनल कंपनी है सिगरेट बनाने वाली, उसमें मुलाजिम है, लाखों की तनख्वाह ले रही है। इसी तरह और लोग हैं इनके रिश्तेदार जो कि सिगरेट कंपनी में मुलाजिम हैं। जो अफसरान मुतालिका हैं सिगरेट से, उन्होंने गाड़ियां ले रखी हैं, वो बैरूनी दौरे करते हैं और कैश तहाइफ लेते हैं इन कंपनियों से, लिहाजा उन्होंने टैक्स को कलेक्ट करने में सुस्ती और तगाफुल बरता है। अब इन अफसरान की लिस्ट हमें फराहम की जाए। तो एफबीआर के चीफ कस्टम्स ने एक लिस्ट फराहम करने का वादा किया। हमने भी उनसे बात की चीफ से, हमने कहा कि वाकई आप लिस्ट फराहम कर देंगे? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, एफबीआर पहला अदारा होगा जो इस सिलसिले की एक लिस्ट सेनेट की कमेटी को फराहम करेगा और ये लिस्ट हम एक हफ्ते के अंदर अंदर फराहम कर देंगे। इसके अलावा बाद में मैंने मालूम किया दूसरे लोगों से कि भाई ये लिस्ट तो दीगर महकमों में भी ऐसे अफसरान मौजूद है। तो उन्होंने कहा जी हां, कुछ कमेटियां सेनेट की इस पे भी काम कर रही हैं कि जो महकमा सेहत के अफसरान है जिनका ताल्लुक बनता है मुलाजमतों के हवाले से, तोहफों के हवाले से और बैरूनी दौरों के हवाले से दवाइयां बनाने वाली कंपनियों के साथ, उनकी भी एक लिस्ट हम तलब करेंगे। लिहाजा पाकिस्तान में अब एक सिलसिला शुरू हो गया है और वो इस हुकूमत ने शुरू किया है। इस हुकूमत के लोगों ने ये पॉइंट आउट किया और ये कैबिनेट में परसों चौथ ये पॉइंट आउट किया गया कि ऐसे अफसरान मौजूद हैं जिनके करीबी रिश्तेदार इन कंपनियों में मुलाजिम हैं और वो उनको टैक्स में छूट देने में मुलव्वस हो सकते हैं। लिहाजा अब जब ये लिस्ट आ जाएगी एक हफ्ते में, उसके बाद तहकीक होगी कि इन अफसरान ने टैक्स चोरी में कितनी मामनत की। बिल्कुल सही। होती साहब, आपको याद होगा कि फरवरी 2018 में हमने ये मामला टेकअप किया था और दस्तावेज के साथ हमने स्टोरी ब्रेक की थी कि इस तरीके के साथ टेक्निकल तरीकाकार इस्तेमाल करते हुए एफबीआर की जानिब से थर्ड टियर मुतारिफ करवाया गया, जिसके नतीजे में इन कंपनियों को अरबों रुपए का फायदा दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज ने लिखा, सेक्रेटरी ने लिखा कि 40 अरब रुपये सालाना नुकसान हो रहा है, लेकिन उस वक्त एफबीआर ने इसके ऊपर कान तक नहीं धरे थे। तो क्या इस बात का इम्कान है कि एफबीआर ने जो थर्ड टियर मुतारिफ करवाया था, जिसके नतीजे में दर हकीकत टैक्स कलेक्शन के अंदर कमी वाक़ हुई, एफबीआर उसको थर्ड टियर को वापस ले ले? जी, सिगरेट पर जो खसूसी कमेटी कायम की गई है सेनेट की, उसने 3 जराइम इनके सामने लाए। एक तो थर्ड टियर जिसकी वजह से टैक्स कम हुआ, दूसरा जो पोस्ट बननी है जहां से तंबाकू की जो स्मगलिंग है और सिगरेट की स्मगलिंग वो रोकनी है, वो डिले हो गई है। तीसरा जो इन्होंने एक सॉफ्टवेयर लगाना है ट्रैकर का, वो भी डिले हो गया है। तो ये तीनों जराइम की अब पूछगछ हो रही है और ये 60 अरब रुपया ये बहुत ज्यादा, ये तीसरा हिस्सा है उस टैक्स का जो कि सिगरेट कंपनियों की जानिब से आना चाहिए और वो चोरी हो गया है। तो इन तीनों चीजों पर अब तहकीकात होंगी। जी ठीक, बहुत शुक्रिया इकराम होती साहब आपका, बहुत सोहेल इकबाल भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया। इस उम्मीद के साथ कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। फैसल अब्बासी को इजाजत।